हमारे साइड पे कॉलम शटरिंग के लिए या फिर वॉल शटरिंग के लिए स्कीम ड्राइंग जो होता है, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। टाई रॉड्स, विंग नट्स, विंग प्लेट्स, वेलर्स, सोल्जर्स, प्रॉप्स, बेस प्रॉप्स, पुश पुल प्रॉप्स, ये सब कितने के स्पेसिंग पे लगाना है, ये सब उसमें कैलकुलेशन करके उसमें दिया होता है। डिफरेंट साइजेस के लिए, डिफरेंट थिकनेस के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन होता है। हमारे मन में ये सवाल होता है या फिर हमारे मन में ये इच्छा होता है कि काश ये कैलकुलेशन मैं भी समझ सकूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये कैलकुलेशन समझना है, ठीक है? ये कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि जो जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, टाई रॉड हो गया, वेलर हो गया, सोल्जर्स हो गए, जो भी है, इन सब का जो कैपेसिटी है लोड बेयर करने का, वो कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर आपको पहले से प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो फिर वो जो कैपेसिटी है, उसी को हम चेक करेंगे। उससे हम उसी की हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट पता करेंगे, शियर पता करेंगे कि ये फेल हो रहा है कि क्या है, ठीक है? हम चेक करेंगे। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग्स रख के, जो स्पान होता है, वो रख के हम चेक करते हैं कि क्या अगर ये इतना स्पान रखा तो फिर क्या ये फेल हो जाएगा, वगैरह-वगैरह। तो जो कैपेसिटी होता है मटेरियल का, ये आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है? अभी इसका शुरुआत ऐसे होता है कि कंक्रीट कंक्रीट फ्लूइड नेचर का होता है। तो जैसे वाटर रिटेनिंग वॉल पे या फिर किसी भी एडजेसेंट वॉल पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है? वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो टॉप होता है उसमें 0 प्रेशर होता है और जो बॉटम होता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर होता है और जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है वो 1/3 नीचे से 1/3 स्पेसिंग पे होता है, ठीक है? ये रिजल्टेंट। अभी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो लेटरल प्रेशर होता है फ्लूइड का, वो प्रेशर नापने के लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू गामा इंटू हाइट। गामा क्या हो गया? ये यूनिट वेट है उस फ्लूइड का। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो है कंक्रीट। कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और H क्या है? वो हाइट होगा। हमारे साइड पे हम जो कास्टिंग करते हैं, कॉलम या वॉल, अगर उसका हाइट 3.2 मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, तो फिर मैं 24 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करूँगा तो वैल्यू आएगा 76.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो 76.8 है, ये लेटरल प्रेशर है, लेटरल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कंक्रीट का, जो शटरिंग प्लाई पे आने वाला है। अभी प्लाई के बाद वेलर हम लगाते हैं, फिर वेलर के बाद हम सोल्जर लगाते हैं, फिर सोल्जर के बाद हम टाई रॉड लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट लोड होता है वो टाई रॉड के ऊपर जाता है। हालाँकि हम पुश पुल प्रॉप्स वगैरह वो सब भी लगाते हैं ताकि कोलैप्स ना हो जाए, डिसलोकेट ना हो जाए। बट हम टाई रॉड पे आते हैं पहले कि टाई रॉड पे एक लोड आता है। तो टाई रॉड क्या करता है, एक छोटे से एरिया का वो लोड सँभालता है। तो टाई रॉड का जैसे कि मैंने कहा था कि प्रो मैन्युफैक्चरर आपको हर एक मटेरियल का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। तो टाई रॉड का कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर ने हमको दिया है 80 किलो न्यूटन, ठीक है? तो इस 80 किलो न्यूटन आपको सारे कैपेसिटीज़ को बार-बार चेक करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग्स पे रख के, ठीक है? तो ये 80 किलो न्यूटन क्या होता है मैं आपको पहले ये बताता हूँ, तो आप बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाऊँगा तो समझ में आएगा। आपको पता है कि प्रेशर का फ़ॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि लोड अपॉन एरिया। ऐसे ही लोड का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है? तो एरिया क्या यहाँ पे होगा, अगर टाई रॉड मैं वर्टिकल स्पेसिंग की बात करूँ या फिर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, जो मेरा वर्टिकल स्पेसिंग होगा और जो मेरा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ माना जाएगा, एक टाई रॉड के लिए, ठीक है? तो फिर जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एरिया बन जाएगा। तो लोड का फ़ॉर्मूला क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या आ रहा है, लेटरल प्रेशर 76.8 मल्टीप्लाई बाय जो भी एरिया होगा। तो एरिया को यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एसवी और एसएच बोला गया है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है? तो मुझे ये जो एस है यही तो मुझे पता करना है। तो जब लोड इज़ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया कर रहा हूँ, प्रेशर की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 76.8 और जो मैक्सिमम इसका जो कैपेसिटी दिया है लोड का 80 किलो न्यूटन, वो वैल्यू मैं लोड की जगह पे जब मैं पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, आप देख सकते हो 1 पॉइंट कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं। ये क्या है, ये एरिया का वैल्यू हो गया। ये एरिया का वैल्यू हो गया, इसका मतलब ये कि आप वर्टिकल स्पेसिंग या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना भी रखो, वो एरिया लगभग 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, तब जाके ये आपका एक टाई रॉड 80 किलो न्यूटन का लोड सँभाल सकता है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया हो गया, ये हम कैसे-कैसे रख सकते हैं? या तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग को 1 मीटर बाय 1 मीटर रख के 1 मीटर स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें 3-3 ऑप्शन दिया है। इस 3 ऑप्शन में से मतलब ये 3 तरीके से आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आप मेंटेन कर सकते हो ताकि आपका एक टाई रॉड 80 किलो न्यूटन का लोड ले सके, ठीक है? अभी इस पे आते हैं सोल्जर्स पे। मान लो कि आपने प्लाई के पास बेलर नहीं लगा, डायरेक्ट सोल्जर लगा तो क्या होता है? सोल्जर पे लाइन लोड आएगा, सोल्जर पे लाइन लोड आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आप कैलकुलेशन में देख सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग 300 एमएम आ रहा है। मतलब कि जो सोल्जर का स्पेसिंग होगा वो 300 एमएम होगा। तो जब हम सोल्जर्स को 300 के स्पेसिंग पे लगाएँगे प्लाई के बाद डायरेक्ट, तो आपको बहुत सारे सोल्जर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? और ये 300 एमएम बहुत ज़्यादा बहुत क्लोज़ स्पेसिंग हो गया है। तो बहुत सारे सोल्जर्स को अवॉइड करने के लिए, इतने सारे सोल्जर्स आप कहाँ लेके आएँगे हर एक वॉल कॉलम के लिए? फिर इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हम प्लाई और सोल्जर्स के बीच में बीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? बीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बीम का जो वेब का जो हाइट होता है, वेब का,
तो वो हाइट कितना है वो भी डिपेंड करता है। अगर उसका हाइट ज़्यादा होगा तो हमारे साइड पे 2 ऑप्शन है, 160 mm का हाइट और फिर 120 mm का हाइट। जो 120 mm का हाइट का जो व्हीलर होगा वो कम लोड लेगा, फिर आपको ज़्यादा बीम्स यूज़ करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है? तो फिर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 160 mm के वेब के हाइट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो बहुत सारा सोल्जर यूज़ ना करना पड़े इसके लिए हम बीच में व्हीलर्स डालेंगे, ठीक है? बट सिर्फ इतना ही नहीं होता। वो जो टाई रॉड का जो कैपेसिटी दिया है 80 किलो न्यूटन, मैं वो नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मैं कंसीडर करूंगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाता है 53 किलो न्यूटन। तो अब मैं ये नहीं समझूंगा कि वो टाई रॉड 80 का लोड लेता होगा, मैं सिर्फ ये समझूंगा कि वो टाई रॉड सिर्फ 53 किलो न्यूटन का ही लोड ले सकता है। कोई कोई कंजर्वेटिव डिजाइन बनाने के लिए बहुत ज्यादा सेफर साइड में जाता है, यानी कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लेता है। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 40। तो वहां पे वो ये कंसीडर करते हैं कि टाई रॉड सिर्फ 40 किलो न्यूटन का ही लोड ले सकता है। हम यहाँ पे 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे आज, ठीक है? तो कैलकुलेशन अभी इसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन है कि 1 मीटर स्क्वायर का हमको करना है, बट वो तो 80 किलो न्यूटन की कैपेसिटी के लिए था। बट अभी जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया तो ये रिड्यूस होकर 53 किलो न्यूटन पे ये आ चुका है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने इसके पहले कैलकुलेशन किया था अभी आप इसे भूल जाओ। अभी आप इसे भूल जाओ। अभी हम क्या करेंगे, जो 18 mm का हम प्लाई यूज करते हैं, 18 mm का हम प्लाई यूज करते हैं। इसके हिसाब से ये रिकमेंड किया गया है कि जो वर्टिकल स्पेसिंग होता है टाई रॉड्स का वो आप 600 mm, और जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होता है टाई रॉड का वो आप 950 mm 950 mm आप रख के आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो फिर ये जो रिकमेंडेशन है, इस वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को रख के अभी हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम जो कैपेसिटी दिया है उसके विद इन आता है कि नहीं आता है। तो अभी हम टाई रॉड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लोड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है 76.8 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.95। तो वैल्यू आएगा आपको 44, आपको राउंड फिगर वैल्यू आएगा 44। तो ये हो गया टाई रॉड का जो 44 इज लेस देन 53। तो यहाँ पे ये पास हो गया आपका, ओके? मतलब कि आप टाई रॉड को वर्टिकली 600 mm के स्पेसिंग पे रख सकते हो और हॉरिजॉन्टली आप 950 mm के स्पेसिंग पे रख सकते हो। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको वेलर के लिए और सोल्जर के लिए भी आपको चेक करना है, तभी जाके वो स्पेसिंग कंफर्म हो पाएगा। तो वेलर पे अभी आते हैं। वेलर क्या करता है, वेलर जैसे कि स्लैब होता है, स्लैब के नीचे बीम होता है, वैसे ही जो शटरिंग प्लाई है 18 mm का, उसको अगर हम स्लैब समझ ले तो वेलर को हमें सिंपली सपोर्टेड बीम समझना होगा, ठीक है? तो वेलर का जो कैपेसिटी है बेंडिंग मोमेंट का और शियर का, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेंडिंग मोमेंट का वेलर का कैपेसिटी दिया है 5.4 किलो न्यूटन मीटर और शियर का दिया है 22 किलो न्यूटन, ठीक है? तो अभी हम ये चेक करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो बेंडिंग मोमेंट का जो कैपेसिटी दिया है 5.4 इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या है, तो इस फॉर्मूले में जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू है लोड। तो वो बीम पे कितना लोड आ रहा है अब वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये देखो कि जो बीम है, जो वेलर है, वेलर वो एक लाइन में होता है, इसमें एरिया नहीं होता, ये लाइन होता है इसमें। तो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को अब हम लाइन लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लोड का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे लाइन है, तो प्रेशर इंटू लाइन। तो लाइन क्या हो जाएगा, हमने वर्टिकल स्पेसिंग वेलर का कितना रखा है 600 mm रखा है ना, मतलब कि एक ये वेलर है तो वेलर से 300 mm ऊपर, वेलर से 300 mm नीचे, तो टोटल वो जो ये वेलर है तो टोटल जो रेंज हो जाएगा 600 mm। तो ये एक वेलर ऊपर 300 mm और नीचे 300 mm के स्पेसिंग को या फिर रीजन को वो संभाल रहा है। तो ये हाइट हो गया 600 mm। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू वो 600 mm। वैल्यू कितना आएगा 76.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6, आपको वैल्यू आएगा 46.08 किलो न्यूटन। ये 46.08 ये लोड हो गया। आपको कैपेसिटी क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट दिया है जो है 5.4 और शियर दिया है 22 किलो न्यूटन। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे अभी आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया है 5.4, डब्ल्यू का वैल्यू आपको आ गया 46.08, ठीक है? और जो एल स्क्वायर है वो एल स्क्वायर का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको वो एल का वैल्यू जानना है और नीचे 8 आ रहा है। अभी वो एल का वैल्यू जानने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है आपको ये समझने के लिए कि आप गौर दो कि हमने वर्टिकल स्पेसिंग को कांस्टेंट रखा है। अब हमको ये पता करना है कि जो सोल्जर्स के जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होंगे सोल्जर्स के, वो कितना रखेंगे। तो मेरा जो वेलर है वो बेंड नहीं होगा, इस पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो वो जो वर्टिकल, तो वो जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है सोल्जर का अब हम वो पता करेंगे, ठीक है? फिर से सुनो, जो वर्टिकल स्पेसिंग होता है 600 mm वो हमने कांस्टेंट रख दिया है ताकि उस एक कांस्टेंट वैल्यू को रख के हम एक वेरिएबल वैल्यूज मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो हम पता कर सकें। तो पूरे कैलकुलेशन से जो एल का वैल्यू आता है वो आ जाएगा 970 mm। मतलब कि अगर मैं वेलर्स को और टाई रॉड्स को 600 mm के स्पेसिंग पे रखूं वर्टिकली, तो जो सोल्जर है उसको मैं 970 mm के स्पेसिंग पे रख सकता हूं, कैपेसिटी जो दिया है 5.4 उसके हिसाब से, ठीक है? तो बट यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, अभी हमको शेयर भी तो चेक करना है। तो शेयर का वैल्यू दिया है 22। अभी शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल बाई 2। 22 इज इक्वल टू 46.08 मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम फिर से एल का वैल्यू पता करेंगे। तो एल का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 950 mm।
तो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हमको आया था 970 mm, यहाँ पे आया है 950 mm, मतलब कि अब हम 970 mm पे अब हम सोल्जर्स को नहीं रख सकते, अब हमको सोल्जर्स को मैक्सिमम 950 mm पे ही रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला है कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है कि कितना लोड आएगा तो वो वेलर बेंड होने लग जाएगा, ये हमें पता करना था। तो अब हमने ये पता किया है कि सोल्जर्स को अगर हम 950 mm पे रखेंगे तो फिर वो बीम बेंड नहीं होगा, तो ये हमने चेक कर लिया है। ऐसे ही अभी हम सोल्जर के लिए पता करेंगे कि सोल्जर का हम शियर पता करेंगे। इसका जो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी दिया है वो 38 किलो न्यूटन मीटर दिया है सोल्जर के लिए, और जो शियर दिया है वो 75 किलो न्यूटन दिया है। तो अगर मैं शियर का मैं चेक करूँ, अगर V इज इक्वल टू WL/2 करके, तो V की जगह पे मैं लिखूंगा, तो V तो मुझे पता करना है। तो जो वैल्यूज आए हैं W 46.08 मल्टीप्लाई बाय L, L क्या 95 mm हो गया, मतलब 950 mm हो गया ना, तो W 46.08 मल्टीप्लाई बाय 950 mm डिवाइडेड बाय 2, तो जो वैल्यू आएगा मुझे उस वैल्यू को चेक करना होगा। अभी ये वैल्यू 21.88 यानी कि 22 आ रहा है, जो 75 किलो न्यूटन से बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमारा सोल्जर भी सेफ है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों एक पोर रेट होता है कि पोर रेट कितना होना चाहिए, जैसे कि 1 आवर में आपको 1.5 मीटर कास्टिंग करना चाहिए या फिर 1 आवर में आपको 1 मीटर ही कास्टिंग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कंक्रीट में एक फीचर होता है, स्टार्टिंग में हमने ये अज्यूम किया था कि कंक्रीट लिक्विड की तरह ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वाटर की तरह। इसके लिए हमने वो वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, गामा इनटू हाइट वाला, प्रेशर के लिए, लेटरल प्रेशर के लिए। बट कंक्रीट पूरी तरीके से वाटर की तरह बिहेव नहीं करता। कंक्रीट में एक फीचर ये है कि समय के साथ साथ कंक्रीट सेट होने लगता है। तो जब बॉटम का कंक्रीट सेट होने लगेगा, फिर बॉटम में जो मैक्सिमम प्रेशर आता है वो मैक्सिमम प्रेशर उतना नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फीचर है कंक्रीट में, जिसकी वजह से जो हमने ये कैलकुलेशन किया था 76.8 करके, उसमें हम कुछ करेक्शन फैक्टर लगा सकते हैं। करेक्शन फैक्टर मतलब कि अगर आपका कंक्रीट सेट हो जाएगा तो फिर जो स्ट्रेस आएगा उसमें कुछ तो रिडक्शन होगा। और ये सब किन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा कंक्रीट किस टाइप है, यानी कि उसमें ओपीसी सीमेंट कितना परसेंट है और फिर जो सप्लीमेंट्री हम यूज करते हैं वो कितना परसेंट है, और फिर कंक्रीट का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि अगर समझो हमने सीमेंट 60% यूज किया, 40% हमने सप्लीमेंट्री यूज किया है, तो यानी कि वो डिले सेटिंग करेगा, ठीक है। बट कंक्रीट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अगर हमने अज्यूम किया है, इसका मतलब कि वो फास्ट सेटिंग करेगा, ठीक है। बट हमारे कंक्रीट का फ्लो जो है वो फ्री फ्लो है, 650 mm अगर हमको चाहिए, इसका मतलब कि वो लिक्विड की तरह ही वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, समझ के। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि फ्लो रेट आपका क्या होना चाहिए, और फिर करेक्शन फैक्टर हमको यूज करना है कि नहीं करना है। ये करेक्शन फैक्टर हमको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। मान लो कि मुझे फ्लो कम चाहिए या फिर टेम्परेचर ज्यादा है कंक्रीट का, या फिर अ, हमने सीमेंट ज़्यादा यूज़ किया है, ओपीसी सीमेंट ज़्यादा यूज़ किया, फिर वो जल्दी सेटिंग होगा अगर किसी तरीके से, फिर हम ये यूज़ करेंगे कि जो 76.8 आया था उसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यूज कुछ और ही आ जाएगा, 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका ये मतलब होगा कि मैं आगे जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो 43.6 को ध्यान में रख के करूंगा, तो मुझे और भी कम मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब तभी मुमकिन है जब आप फ्लो रेट मेंटेन करेंगे कि आप 1 घंटे में 1.5 मीटर ही कास्टिंग करेंगे हाइट, या फिर 1 मीटर ही कास्टिंग करेंगे। ये जो फ्लो रेट होता है, जब ये मेंटेन होगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है कि 1 घंटे में आप 1.5 मीटर करोगे तो 2 घंटे में आप 3 मीटर का, या फिर 3.5 का, तो 2 घंटे में आप 3 मीटर का हाइट या फिर 1 कॉलम आप कास्टिंग कर पाओगे, ठीक है। तो क्या ये आपको पहले से पता था? आपकी इसमें कुछ राय होगी ज़रूर, या फिर कुछ करेक्शन उसमें आपको दिखा होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और आपको इसमें कुछ ऐड करना होगा तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ और भी भूल चुका रहूँगा, मेरे पास डिटेल्स होगा बट मैं भूल चुका रहूँगा, तो वो मैं कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ, नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, स्टोरीज पे ऐड करते रहना, दोस्तों को शेयर करते रहना, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।